नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था महाजनपद काल से संबंधित थ्योरी नोट्स को, है ने, और हर एक टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया था। लगभग टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों महाजनपद काल से संबंधित विदेशी आक्रमण जो भारत पर हुए हैं मौर्य साम्राज्य से पहले, उसको हम लोग यहाँ देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है इस चैप्टर्स को समाप्त करेंगे और समाप्त करने के बाद इसका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो भी आपको करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये जो थ्योरी क्लास होगा वो स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे या अन्य कोई एग्जाम है उसमें काम करेगा दोस्तों। और यहाँ पे आपको व्यवस्थित तरीके से नोट्स दिया जा रहा है, एकदम संपूर्ण रूप में, है ने, संपूर्ण पाठ्यक्रम में। और देखिएगा लेक्चर 1 तो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, और ये जो होगा लेक्चर 2 होगा, लेक्चर 2, है ने। और महाजनपद काल का ये रहने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मगध महाजनपद काल का जो नोट्स है उसको हम लोग देखेंगे, है ने। और ये जो होगा थ्योरी क्लास 2 रहने वाला है। थ्योरी क्लास 1 हम लोगों ने कर लिया है, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, यानी जो फारसी आक्रमण यहाँ पे हुआ था मौर्य साम्राज्य के पहले, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। भारत के पूर्वी क्षेत्र में हम देखते हैं कि मगध जो है एक सर्व शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था। ये यानी मगध अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासन था जो कमजोर शासक थे, यानी छोटे छोटे राजाओं का जो है वहां पे शासन हुआ करता था और वो थोड़ा कमजोर हुआ करते थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। और यही कारण है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हम देखते हैं कि विदेशी आक्रमण ज्यादा हुए हैं, है ना। और जब भी आक्रमण हुआ है विदेशी आक्रमण तो पश्चिमी क्षेत्र से ही हुआ है। चलिए आगे देखिएगा। आगे कह रहा है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान यानी फारस के हकमनी वंश के राजा ने किया। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय को माना जाता है। यानी कि देखते हैं फारस जो ईरान है वहां पे प्रथम आक्रमण जो किया है वो हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय ने किया है ने। इस वंश का शासक डेरियस प्रथम यानी दाइवर भी उसको कहा जाता है ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी, मतलब भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला विदेशी था वो डेरियस प्रथम था, जो कि हकमनी वंश साइरस द्वितीय इसका संस्थापक है ना। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय है। और यहाँ पे इस वंश का जो एक शासक हुआ करता था डेरियस प्रथम, वो जो है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कहलाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसने गांधार तथा कंबोज, गांधार और कंबोज के शासक को हरा दिया था। और ये जो था वो गांधार और कंबोज का जो शासक था उसको हराकर वहां की राजगद्दी अपने हाथों में ले ली, उसका बागडोर जो है अपने हाथों में ले लिया था। इसने भारत में फारसी शासन का विस्तार किया। और ये जो है फारसी शासन का यहाँ पे विस्तार करना शुरू करता है गांधार और कंबोज में। चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे मकदूनियाई यूनानी आक्रमण, है ना। मकदूनिया या यूनानी आक्रमण को यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए देखिए। कह रहा है ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। ईरान जब यहाँ पे आक्रमण कर दिया था उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा आक्रमण यूनानियों के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था, यानी फिलिप द्वितीय जो था उसका पुत्र सिकंदर भारत पे आक्रमण करने वाला दूसरा व्यक्ति था। इनके माता का नाम ओलिम्पिया था।
सिकंदर की माता का नाम हम देखते हैं कि ओलंपिया था, है ने। आगे देखिए, यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी, और ओलंपिया जो है अपने पति का यानी राजा फिलिप का हत्या कर देती है जहर खिलाकर, जहर देकर। आगे देखिएगा दोस्तों, कह रहा है सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। सिकंदर का जो पूरा नाम था वो अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था, है ने। इस पॉइंट को भी आप नोट करके चलिएगा कि सिकंदर का जो मूल नाम था वो अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इसका जन्म मैसेडोनिया यानी पेला में 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी सिकंदर का जो जन्म है वो देखते हैं कि मैसेडोनिया में, है ना, 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा और हर एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इसकी पत्नी रुखसाना, इसकी पत्नी का नाम रुखसाना था या रिक्सोना था। रुखसाना के पिता फारसी शासक सहदारा थे, यानी रुखसाना के जो पिता थे वो सहदारा थे। देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि इसके घोड़े का नाम जो था वो बुकेफराल था। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, बुकेफराल था, है ने। आगे इसके गुरु का नाम अरस्तु था, जिसके नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। यानी कि अरस्तु जो था वो सिकंदर के गुरु था, सिकंदर के गुरु अरस्तु था, है ने। और अरस्तु के नाम पर ही सिकंदर जो है झेलम नदी के तट पर एक नगर की स्थापना की थी, है ने। आगे देखिए, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अब ये जो अरस्तु है यानी सिकंदर के गुरु अरस्तु, और अरस्तु के गुरु यहाँ पे प्लेटो थे, जिनको अफलातून कहा जाता था, जिनको जो है अफलातून के नाम से भी जाना जाता था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि प्लेटो जो थे वो अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु जो था वो सिकंदर के गुरु था, है ने। और प्लेटो को यहाँ पे अफलातून भी कहा गया था। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, और प्लेटो के गुरु यहाँ पे देखते हैं कि सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया था, और जिन्हें जो है जहर का प्याला देकर यहाँ पे मार दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्लेटो के गुरु सुकरात थे और सुकरात जो है जहर देकर इनको मार दिया गया था। आगे देखिएगा, कह रहा है भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक से हुआ था। वहां के राजा आम्भिक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि जो व्यक्ति आम्भिक है वो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, यानी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और भारत घुसने का ये मौका दे देता है। और गांधार की जो राजधानी थी उस समय तक्षशिला हुआ करती थी, जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता था, जहाँ चाणक्य जो है आचार्य के रूप में कार्य करते थे। वहीं पढ़े और वहीं वो पढ़ाने लगे थे, है ने। तो ये जो आम्भिक था सबसे पहला सामना सिकंदर से करता है और सिकंदर का अधीनता जो है यहाँ पे स्वीकार कर लेता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए देखते हैं। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 328 ईसा पूर्व में ईरान और अफगानिस्तान पर सिकंदर जो है विजय प्राप्त कर लेता है। पंजाब के राजा पोरस, जिनको पुरु भी कहा जाता है ना, और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर हुआ युद्ध, है ना, युद्ध हुआ था। यानी कि पंजाब के जो राजा हुआ करते थे पोरस, या उन्हीं का नाम पुरु था, उनके बीच और सिकंदर के बीच देखते हैं कि झेलम नदी के तट पर यहाँ पे युद्ध हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि इस युद्ध में पोरस हार गए। इस युद्ध में हम देखते हैं कि पोरस की हार हो जाती है, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी थी। इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा कि पोरस तो हार गए, लेकिन इसकी वीरता से सिकंदर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, और इतना प्रभावित हुआ कि राज्य जो है लौटा दिया पोरस को और बोला कि आप ही अपना राज्य करिए। और इसकी जो पत्नी थी रेक्सोना, वो एक भाई की तरह कलाई पर राखी बांधी थी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। देखिए आगे कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम या वितस्ता या हाइडेस्पीज का युद्ध कहते हैं। ये जो 326 ईसा पूर्व में युद्ध लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच में, उसको झेलम, है ना, झेलम या वितस्ता या हाइडेस्पीज का भी युद्ध कहते हैं, जो कि परीक्षा में बार बार पूछ ही लेता है कि हाइडेस्पीज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है
सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। अब सिकंदर देखते हैं कि स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ देता है और अपने देश लौट चलता है। 323 ईसा पूर्व में ईरान के बेबीलोन में, ईरान है नहीं ना है, ईरान के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि सिकंदर का जो मृत्यु है ईरान के बेबीलोन में हो गया था, डायरिया होने से, है नहीं, डायरिया यहाँ पे इसको बीमारी हो गया था, जिस कारण इसका 33 वर्ष की अवस्था में ये भगवान को प्यारा हो जाता है। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि ईरान के बेबीलोन में ही सिकंदर का मकबरा बना दिया गया। आगे देखिए कह रहा है बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा, यानी बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबों में से एक कहा गया है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा कि बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा कहा गया है, जो कि 7 अजूबों में से एक है। सिकंदर भारत से कुशल बढ़ी प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर जो है भारत से कुशल बढ़ी, बढ़ी का मतलब है जो काठ वगैरह का काम करता है, जो लकड़ी का काम करता है, वो प्राप्त करना चाहता था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि सिकंदर जो है भारत में 19 महीने तक रहा था। आगे देखिए, आगे कह रहा है सिकंदर के साथ आने वाला दार्शनिक जो था या लेखक जो था, जिसमें निर्याकस, आनेसिक्रेटस, आस्टिबुलस थे, यानी ये 3 जो दार्शनिक है वो सिकंदर के साथ भारत आया था, जिसका नाम है निर्याकस, आनेसिक्रेटस, आस्टिबुलस, है ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। सिकंदर हिंदुकुश पर्वत, जिसको खैबर दर्रा भी कहते हैं, को पार करके भारत आया था, यानी सिकंदर जो है खैबर दर्रा पार करके भारत आया था या हिंदुकुश पर्वत पार करके भारत पहुंचा था, है ने। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी यानी हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि सिकंदर का जो सेना है वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है देवी देवताओं का देश है, या भारत की जो भूमि है इनमें देवी देवता निवास करते हैं, और ये जो है उसकी सेना में पूरी तरह फैल जाता है इस बात, तो जो है ब्यास नदी को पार करने से वो लोग मना कर देते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। यानी हम देखते हैं कि ब्यास नदी में उस समय रौद्र रूप में यानी पानी बह रहा था, जो है बाढ़ का अवतार ले लिया था। इसी से भयभीत होकर उसकी सेना जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर देता है, और 325 ईसा पूर्व में देखते हैं कि सिकंदर जो है अपने सेना के साथ वापस बेबीलोन यूनान लौट चलता है ने। आगे देखिएगा कह रहा है दोस्तों, आगे है सिकंदर का थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। इसका जो सेनापति हुआ करता था थल सेना, जो कि सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निर्याकस था, और जल सेना का जो सेनापति था वो निर्याकस था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप, यानी थल सेना का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था, और जल सेना का जो सेनापति था वो निर्याकस था। सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था। इसका एक पुत्र भी हुआ करता था जिसका नाम है सिकंदर चतुर्थ, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था, जो इसकी पत्नी रुखसाना का पुत्र था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। सिकंदर का एक नीति हुआ करता था कि ये सेना के आगे होकर लड़ता था, इससे सेना में जो है मनोबल बढ़ जाता था और किसी भी युद्ध को जीतने में ये सक्षम हो जाता था। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को विश्व की जितनी जानकारी थी उन सभी क्षेत्रों को जीत लिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि यूनान के लोगों में जितनी जानकारी थी कि है ने, विश्व की जितनी भी जानकारी थी उतने क्षेत्रों को ये लोग जीत चुका था, इसलिए इसे विश्व विजेता कहा जाता है।
सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। सिकंदर जो है पूरी दुनिया का 60% भाग जो है जीत लिया था। आगे देखिएगा, कह रहा है सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गांधार, कंबोज जीत लिया था। यानी इन सभी क्षेत्रों को सिकंदर जो है जीत लिया था। इन सभी क्षेत्रों पर सिकंदर का विजय पताका फहरा दिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है कह रहा है सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिया था। यानी अरस्तु जो है सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना दिखाया था, जिसको साकार करने के लिए सिकंदर जो है पूरे विश्व विजयी के लिए निकल चुका था। लेकिन उसको एक पछतावा रह गया कि वो भारत को नहीं जीत पाया, है नहीं। उतनी बड़ी संख्या में सेना लाया था, फिर भी भारत को वो नहीं जीत पाया। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है महाजनपद काल यहीं पे समाप्त होता है। और इससे भी जितने प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग जो है कल के वीडियो में देखेंगे। और वो सभी प्रश्न जो है P/Q के होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो हर एक एग्जामों में पूछे गए हैं। उन्हीं एग्जामों से 10 साल का निचोड़ हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, है नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।